जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं और अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और आज मौसम की बात की जाए तो मौसम काफ़ी खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और हमने देखा कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी था। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश की अगर बात की जाए तो कराची में गुलशन हदीद में 39 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अभी भी समंदरी तूफ़ान शाहीन का ख़दशा तो टल गया है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि माहीगीर जो है वो समंदर में 3 अक्टूबर तक ना जाएं। तो बात करेंगे और अपने आज के प्रोग्राम में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो बताएंगे। नज़र डालते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ पर। बारिशों के बाद कातिल मच्छर शहर में पर फैलाने लगा। डेंगू के वार से मजीद 26 अफराद बीमार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई के नए तूफान का खदशा। स्टार्टअप में मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सरमायाकारी। जूनियर स्कूल टीचर्स के बाद प्राइमरी स्कूल टीचर्स के एडमिशन टेस्ट में मायूस कुन नताइज। जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शहर कराची की सूरत हाल के हवाले से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानसून का सीज़न है और जब मानसून का सीज़न आता है तो बहुत सारी परेशानियां भी लेके आता है, जिसमें से एक डेंगू वायरस भी है। बारिश के बाद हम देखते हैं कि ये वायरस अपने जो है वो डेंगू वायरस के केसेस बढ़ने लगते हैं और इसी तरह कराची में हुआ है। अब तक आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26 अफराद इस वायरस का शिकार हुए हैं और एक माह में कराची में ये वायरस 4 जाने भी निकल गया है। तो इस सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं और आवाम को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शकील साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का करम ठीक हूँ सर। अब कोरोना थोड़ा अपना उसका ज़ोर कम हुआ है तो डेंगू के वार बढ़ने लगे हैं। अभी 24 घंटों में मज़ीद जो है वो 26 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं महकमा सिंध की जानिब से। क्या कहेंगे, क्या हिदायत जारी की गई हैं आवाम के लिए महकमा सिंध की जानिब से, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि डेंगू जो है वो हर साल आता है जी। और डेंगू से जो है वो इलाके वो लोग मुतासर होते हैं और डेंगू फैलता है इसलिए कि साफ़ पानी जो है वो जमा होता है, उस पर जो है वो डेंगू की नशोनुमा होती है जी। अब कराची जैसे शहर में अगर हम डेंगू की बात करें, ये हमारे रिकॉर्ड नहीं है, महकमा सेहत के रिकॉर्ड है। अब तक यानी सितंबर के 30 दिनों में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 603 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 603 केसेस में अफसोसनाक सूरत हाल ये हुई है कि 4 डेथ जो है वो कराची में हुई हैं। और अगर हम बात करें कि कराची का सबसे हसास इलाका कौन सा है डेंगू के हवाले से, जहां डेंगू सबसे ज़्यादा फैल रहा है, तो वो है ज़िला बस्ती, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की सूरत हाल आपको पता है कि वहाँ पर जो है सूरत हाल ये है, अजीज़ाबाद हो या फेडरल वी एरिया या नाज़माबाद हो या लियाकताबाद या न्यू कराची, वहाँ पर तरक्याती काम हुए ही नहीं हैं। और तरक्याती कामों के अलावा वहाँ पर जो है पार्क्स हैं, वहाँ पर कोई सफाई नहीं होती, जो बारिश का पानी है वो खड़ा हो गया है। इसके अलावा दूसरा जो लोगों का सीवरेज का पानी होता है, साफ़ पानी होता है, वो वहाँ पे बड़े ज़्यादा मसाइल हैं। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिर्फ इस महीने में 3 डेथ हुई हैं। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है कि तीन जो डेथ हुई हैं, उनमें से तीन हाँ ज़िला बस्ती में हुई हैं और एक डेथ जो है वो ईस्ट में हुई है। अच्छा, केसेस के रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नंबर 1 है, जहाँ पर जो है वो लोग शिकार हुए हैं डेंगू का। तो 140 अफराद 140 केसेस रिपोर्ट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में।
ईस्ट की बात करें तो वहाँ 86 अफराद मुतासर हुए, साउथ में 48 हैं, कोरंगी में जो है वो 44 हैं, और वेस्ट की बात करें तो 47, और मलीर में सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए 29। तो ये डेंगू की सूरत हाल है जो सितंबर के महीने में महकमा दाखिला, और महकमा दाखिला ने बताया है, महकमा सेहत का ये कहना है कि डेंगू जो है वो तेज़ी से सर उठा रहा है, इसके लिए इक़दाम करने चाहिए। अब इक़दाम जो है वो अपने तौर पे शहरियों को भी ये करना चाहिए, जहाँ पर एसी लगा होता है, एसी का पानी जो ड्रेन हो रहा होता है, तो वहाँ पर जो है वो उसको खुला ना छोड़ें, बाल्टी को पानी भरा हुआ है तो उसको खुला ना छोड़ें, और दीगर ऐसे मुकामात जहाँ पर वो देख सकते हैं कि जहाँ साफ़ पानी खड़ा हो सकता है तो उससे बचें। दूसरा, उसके अलावा अपने घर में जो है वो खिड़कियों पे नेट्स लगाएं ताकि वो मच्छर ना आए, मच्छर का स्प्रे करें, तो ये अपने तौर पर है। और गवर्नमेंट को चाहिए। साहब, आपने कहा कि बारिश हर साल ही होती है और हर साल हम बात करते हैं कि पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती। एक तो पानी जमा हो जाता है, तो उसके बाद के मसाइल में से एक ये मसला डेंगू का भी है, और डेंगू के हवाले से पानी जब भी जमा होता है तो वो उसके ऊपर परवरिश पाता है साफ़ पानी पर। और अगर स्प्रे की बात की जाए, जैसे आपने बताया कि एक शर्की ज़िला बस्ती में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसा स्प्रे करवाया गया है अभी इन केसेस के बाद कि मज़ीद केसेस ना बढ़ें? नहीं, अभी तक कोई किसी किस्म के ऐसे इक़दाम नहीं उठाए गए हैं कि हम देख रहे हो कि कहीं स्प्रे हो रहा हो, कहीं सफाई हो रही हो। हाँ, लेकिन जो आपने पहले बात की कि बारिश के बाद क्या सूरत हाल होती है, इस दफ़ा बारिश के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची नए आए हैं मुर्तज़ा वहाब, इन्हें खुसूसी टास्क दिया था सिंध हुकूमत ने, और इन्होंने बेहतरीन काम किया। मैंने ये देखा, नागन चौरंगी हो या केडीए चौरंगी या 5 स्टार चौरंगी, जहाँ जहाँ पानी के मसाइल हुए वहाँ पहले से ही मशीनरी मौजूद थी, अमला मौजूद था, और किसी किस्म की वो सूरत हाल सामने नहीं आई जो कि माजी में हमने देखी थी। तो उनके इक़दाम तो बेहतर थे, लेकिन डेंगू के हवाले से अगर हम महकमा सेहत के इक़दाम बोलें तो महकमा सेहत के इक़दाम हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ना ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से स्प्रे किया गया है, और ना ही कोई ऐसे इक़दाम किए गए हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ आदाद शुमार आ जाते हैं महकमा सेहत की जानिब से, और ऐलानात बता दिए जाते हैं, और जो डेंगू के मरीज़ हैं उनके इलाज के हवाले से वहाँ पे भी कुछ शिकायतें मौसूल हुई हैं, शिकायतें आई हैं कि उनको जो है वो सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, और ये भी महकमा सेहत की गफलत और लापरवाही है। तो यहाँ पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, डेंगू एक ऐसा वायरस है जिसके जो सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो कुछ उसके मिलते जुलते सिम्टम्स कोरोना के हैं, बुखार होता है और वही आपकी बॉडी में पेन, सर में दर्द। तो लोग इस हवाले से भी कंफ्यूज हैं कि कोरोना है या डेंगू है। फिर इतने वसाइल नहीं है लोगों के पास, कोरोना का एक टेस्ट जो है वो बहुत महंगा होता है, आपको पता है। फिर डेंगू का टेस्ट कराएं तो वो बेचारे दोनों ही नहीं कराते, घर में खुद ही ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं टूट के। और इसमें तो बड़ा ही तशवीशनाक है, क्योंकि आपकी प्लेटलेट्स जो हैं वो नीचे आने लगती हैं और एक वक्त आता है कि आपकी बहुत कंडीशन सीरियस हो जाती है। बिल्कुल। तो वो किस तरह आवाम क्या करे, या तो कि उनको फ्री टेस्ट की सहूलत फराहम की जाए, इस हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। देखिए जी, इसमें सूरत हाल ये होती है कि कराची और सिंध में महकमा सेहत का जो हाल है वो बहुत ख़राब है, इसलिए कि आप सरकारी अस्पतालों में जाएं तो वहाँ पे आवाम धक्के ही खा रही होती है, उसमें जो है वहाँ पर इलाज नहीं होता। आपने कोरोना की बात की, कोरोना के टेस्ट फ्री में हो रहे हैं। इसके अलावा डेंगू के सरकारी अस्पताल जो हैं, जिसमें अब्बासी, सिविल, जनाज और सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अस्पताल हैं, वहाँ पे इनके टेस्ट फ्री हो रहे हैं। अब आवाम को ये चाहिए कि अगर कोई ऐसा शिकार हो रहा है, किसी में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार है और इस तरह की सूरत हाल है जो कि उसको महसूस हो रहा है, तो उसे अपने घर में टोटके नहीं करना चाहिए, उसे जाना चाहिए फ़ौरन डॉक्टर के पास। अब जैसे भी है हमारे सेहत का निज़ाम, कुछ थोड़ा बहुत ये तो होगा, देखेंगे उनके जो है वो ट्रीटमेंट होंगे। मैंने देखा है, मेरे पास कुछ ऐसे अभी हाल ही में ऐसे केसेस आए, लोगों को जो है वो खून की ज़रूरत हुई है, वो इसीलिए प्लेटलेट्स कम गिरते हैं तो खून चढ़ाना पड़ता है। जब ज़्यादा हो रही है सूरत हाल ख़राब तो फिर ये सूरत हाल होती है कि खून की ज़रूरत होती है। तो ऐसे तौर पर जो है वो लोग अपने तौर पर ख़ुद ही मारे फिर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि कोई डोनर मिल जाए, कहीं से जो है वो खून मिल जाए ताकि वो अपने पेशेंट को बचा सकें। लेकिन अब ये सर उठाने लगा है डेंगू, तो इसको ख़त्म करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए
आवाम को और हुकूमत को दोनों को इक़दाम करने होंगे, वरना फिर ये हमारे लिए सरदर्द होगा और फिर सूरत हाल ख़राब होगी। तो सर आप क्या समझते हैं फैसल साहब के फ़ौरी तौर पर महकमा सेहत सिंध की अगर बात की जाए तो क्या फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए? डेंगू की कमेटियाँ बनी हुई हैं, सेल्स बने हुए हैं, पैसा भी आ रहा होता है लेकिन वो लग नहीं रहा होता, उसे लगना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए जैसे कोरोना के लिए जो है सहूलियात दी गई हैं और हो रहा है, इसी तरह डेंगू के लिए भी जो है फ़ौरी तौर पर अगर कोई पेशेंट है तो कोई हेल्पलाइन हो, वहाँ पर जो है वो रब्ता हो। और आपने देखा बहुत ज़बरदस्त हुआ था ये एक्सपो सेंटर में, आपने देखा है कि कोरोना के वो बने थे, और तो कोरोना की जो हेल्पलाइन थी वहाँ पर भी वो किए जाएं ताकि लोगों को जाने बचाई जा सके। हमने देखा कोरोना की जो हेल्पलाइन थी, आप अगर हॉस्पिटल नहीं आ सकते तो प्रॉपर आपको डॉक्टर जो थे वो मेडिकेशन बता रहे थे, ट्रीटमेंट बता रहे थे, क्योंकि अगर वो लोग जो सिवियर नहीं है वो आराम से घर में क्वारंटीन होकर उसका ट्रीटमेंट कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है डेंगू के हवाले से भी ऐसी कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए जो कि फ़ौरी तौर पर इसका इलाज बता सके। अच्छा, बारिश की हम जब बात करते हैं तो हमने देखा कि बहुत सारे अरबों खरबों रुपए के बजट जो है वो मुख्तस किए गए कराची की इसी बारिश की जो सूरत हाल थी। लास्ट ईयर इमरान खान साहब कराची तशरीफ लाए, तो कितना काम हुआ है उस पर, आप क्या समझते हैं? देखिए कराची में तो कुछ भी नहीं हुआ है, अगर तो हकीकी तौर पर वो पैसा तो जेबों में गया है और आधा ठेकेदारों के पास गया है, उसका आधा कमीशन वालों के पास गया है। आप ये समझे, मैं आपको हकीकत बताऊं, हकीकत ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर एक के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके लिए 1 अरब का बजट है, यानी 100 करोड़ रुपए का बजट है, 100 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ रुपए भी मुश्किल से लग पाएंगे उस प्रोजेक्ट पे, बाकी सब बढ़ जाते हैं ऊपर से नीचे तक। तो ठेकेदार को 30 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसमें उसको बचाना भी होता है, अपना भी चलाना होता है। ये एक फार्मूला है, ये एक सिस्टम है जो कि कराची में चल रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि तरक्याती कामों की कि कराची में क्या सूरत है। कराची में सिंध गवर्नमेंट ने कुछ सड़कें तो बनाई हैं जी, जिसमें हम देखते हैं शारा फैसल बनाई है, शहीद मिल्लत रोड पे ब्रिजेज अंडरपासेस बनाए हैं, गिजरी पे अंडरपासेस बनाए हैं, कोरंगी की एक 5000 की सड़क बनाई है। लेकिन सूरत हाल अगर हम यहाँ पर अभी ऑफिस आ रहे थे तो ये मेहरान टाउन में जिस तरह से हम दाखिल हुए हैं तो बहुत मुश्किल है। मतलब एक तो गाड़ी भी आपकी खराब होगी और जो बाइक वाला है उसकी तो कमर की हड्डी जाएगी। अच्छा, ये बहुत बारिश में होता है। एक तो आवाम को पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है, नुकसान उसका होता है, लेकिन उनकी जो अमलाक हैं, जैसे किसी ने गाड़ी है या किसी का घर है तो वहाँ पानी चला जाता है तो उनके अमलाक को बड़ा नुकसान पहुँचता है। देखिए सिस्टम नहीं है, मैं आपको ये बताऊँ, आज आपको मैं बता रहा हूँ जी, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने एक रिपोर्ट बनाई है कराची के हवाले से, जो कि कराची में ज़ेरे ज़मीन जो हमें दिखाई नहीं देता, अंदर जो पाइपों का सिस्टम है वो पूरा ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया है। अच्छा, इसीलिए सीवरेज की लाइनें जो हैं वो फटती हैं, सही है, गटर का पानी आता है। आबादी जब ये कराची बना था तो उस आबादी के लिहाज से, उस वक्त की आबादी के लिहाज से या उससे 10 साल से आगे की आबादी के लिहाज से यहाँ पर जो है वो प्लानिंग की गई थी, वैसे ही लाइनें डाली गई थी। अब जो है वो सीवरेज की हो गई, पानी की लाइनें हो गई, वो वही कदीम डली हुई हैं, उन्हें अपग्रेड किया नहीं गया है। और उसकी ना होने की वजह से जो है मुश्किलात ये होती हैं कि कभी कभी सीवरेज का और पीने के पानी की लाइनें मिल जाती हैं, कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा होता, कुछ इलाके इतने ऊंचे हो गए। अब एक इसकी सिंपली मिसाल बताऊं, एक घर है, एक घर पहले होता था, उसके अंदर जो है वो एक फैमिली रहती थी, एक फैमिली में 5-6 मेंबर होते थे, मियाँ बीवी बच्चे और ये वो, ठीक है, वो 120 गज के घर की एक आम में मुतवसत तबके की बात करूं। अब सूरत हाल ये है कि वो एक घर नहीं है, अब वो एक बिल्डिंग बन गई है, उसके पोर्शंस बन गए हैं। अब अगर हम बात करें नाज़माबाद या लियाकताबाद की, जहाँ 120 गज का एक घर होता था जहाँ पे 5 लोग रहते थे, अब वहाँ 40 लोग रह रहे हैं, इसलिए कि वो एक बिल्डिंग बन गई और उसके पोर्शन बिक गए और 40 लोगों का पानी, 40 लोगों का सीवरेज उस लाइन में कैसे जाएगा जहाँ 5 लोगों के लिए है। तो इसलिए ये सीवरेज का पूरा कराची का वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। ये वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। और उन्होंने बताया कि अब तो पैसे बढ़ गए होंगे, 100 अरब रुपए लगेंगे कराची के ये इस स्ट्रक्चर को तब्दील करने में पूरे।
पूरे अपग्रेड जी अपग्रेड करने में 100 अरब रुपए का उन्होंने बताया था। कहा कि कराची की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, कराची हॉरिजॉन्टली भी बढ़ रहा है, वर्टिकली भी बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी तामीर की जा रही है और आगे इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होगी। इसको निमटने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है और जो पाइपलाइंस आप बता रहे हैं उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि अंदर जब पानी दोनों फट जाता है तो कहीं से उबलने लगता है और फिर उस पर काम होता है, फिर सड़कें तोड़ी जाती हैं, फिर लाइंस डलती हैं, फिर उसको कवर कर दिया जाता है। हर थोड़े दिन बाद यही हो रहा है। तो यहाँ पे काम होता नहीं है। देखें वो तरक्याती का फट जाता है, पानी निकलने लगता है, कहीं बनी हुई है या वो है, वो इस तरह से बनी होती है कि आर्टिफिशियल बनाते हैं, मसनूई तौर पर ऊपर बना दी है, अंदर के तो सिस्टम ख़राब है ना, वो कुछ अरसे बाद वही सिस्टम वापस निकल रहा होता है, वही सड़क ख़राब हो रही होती है। कराची की अगर हम गलियों की बात करें और ये झेली गलियों की और सड़कों की जो अंदरूनी होती है, सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है, ऊपर की 4-5 बड़ी रोडें और सड़कें बनाई हैं, लेकिन आप गली महलों की आप यहाँ की देख लें, किसी भी इलाके की देख लें। हाँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखा दे, अगर कोई कहता है ना, मैं दावा करता हूँ, कोई मुझे एक ऐसा महल्ला दिखा दे जहाँ पे मसाइल ना हो, पूरे शहर का एक छोटा सा महल्ला, टाउन डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, एक महल्ला बता दे। बहुत सारे मसाइल हैं और अब एक और मसले के हवाले से बात करेंगे जो आवाम का इस वक्त बहुत बड़ा मसला बन चुका है, वो है महंगाई का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ गई। हमने देखा कि पेट्रोल 4 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद बायस पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 127 रुपये 30 पैसे मुकर्रर हुई है। और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी इसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पर भी आता है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं और आपके जो बसेस के किराए हैं, जो टैक्सीज़ के किराए हैं, वो बढ़ जाते हैं और आवाम तो परेशान है। हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत महंगाई को काबू पाने में मुसलसल नाकाम दिखाई देती है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी ये कहना है कि ये महंगाई जो है वो वक्ती है और कोरोना के बायस महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, डिमांड सप्लाई अफेक्ट हुई, जिसके बायस हम जो ये महंगाई है वो देख रहे हैं, लेकिन ये आर्जी है और जल्द जो है वो इसमें कमी आएगी। बार बार दावे होते हैं, इमरान खान साहब नोटिस भी लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि सब्सिडी दे रहे हैं चीनी, दाल, चावल, घी, इस जो कि बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इसका कुछ फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा। आवाम जो है वो पिस रहे हैं, इनके सिर्फ दावे चल रहे हैं। ये तब्दीली जो है वो आवाम को बड़ी महंगी पड़ गई है। मैं आपको बताऊं, एक तरफ तो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, रोज़गार है नहीं लोगों के पास। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा और मिलते हैं जो जॉब मांगते हैं, पढ़े लिखे लोग, उनके पास रोज़गार नहीं है, पहले रोज़गार था। ठीक है, चलें ये अपना। अब एक रोटी, अगर हम तंदूर पर रोटी लेने जाएँ तो 15 रुपए की रोटी मिल रही है। वो रोटी कहाँ 10 रुपए की थी अभी कुछ दिनों पहले, और अब वो 15 रुपए की हो गई। तेल की कीमत कितनी हुई है? 1 लीटर पे 70 से 80 रुपए तेल बढ़ा है अभी, एक महीने के दौरान इतना महंगा हो गया है कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये भी देख लें आप ये कितने लोगों को सब्सिडी लाइन में लगा के 1 किलो चीनी के लिए वो अपनी नौकरी छोड़ के लगा रहेगा। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर्स पे हम देखते हैं लाइंस लगी रहती हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे चीजें अवेलेबल भी नहीं होती। वो यूटिलिटी स्टोर्स पर तो कुछ मखसूस लोग ही जाते हैं और वो लोग, उन लोगों का जो है उनका पूरा नहीं होता, मतलब इतना नहीं दिया जाता और इतनी ख्वारी के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद उनको ऐसा लगता है कि खैरात दी जा रही हो तो वो लेके आ रहे होते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पे गए, कभी देखा है वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? वहाँ पे जाएं तो देखें किस तरह लोग जो है वो परेशान हाल खड़े होते हैं। आपने महंगाई को कंट्रोल करना था, कम करना था, आप सब्सिडी दे देंगे और बाकी जो है लोग हर चीज़ पे, मैं बता रहा हूँ ना, बच्चों का दूध लेने जाएं आप, जो डब्बे होते हैं उस पे एक साथ 250 से 300 रुपए बढ़ गए। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है कि एक साथ अभी जो है वो 1800 रुपए के लिए आप 2100 रुपए का लेंगे आप। आप बच्चों के पैम्पर लेने जाएं वो भी महंगे हो गए। चलिए ये तो आप तायुशात में समझ लें ना, पैम्पर वैम्पर ये वो, लेकिन बेसिक नीड एक इंसान का रोटी, आटा होता है, दाल होती है, दाल होती है। पहले ज़माने में तो हुकूमतें बच्चों के दूध जो है वो स्कूल में देती थी और बच्चों को 1 गिलास दूध पिलाया जाता था। ये बिल्कुल ये मैं बता रहा हूँ, ये हमने खुद सुना है और ये भी हुआ है। अभी एक आध स्कूल में शायद ये चल भी रहा है कि उनको जो है वो सरकारी तौर पर
स्कूल में एक गिलास दूध दिया जाता है, यहाँ पे तो निचोड़ा जा रहा है, आवाम का तेल निकल गया है। वाकई में इमरान खान साहब ने सही कहा था एक वक्त कि था जो चीज़ें निकल इमरान, जाएंगी। हाँ निकल रही है वाकई। बिल्कुल। एक वक्त था जब इमरान खान साहब ने कहा था कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो कोरोना से अफेक्ट हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिसीज़ ऐसी थी, हमारी स्ट्रैटेजीज़ ऐसी थी कि पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ। आज जब वो महंगाई कंट्रोल करने महंगाई पर काबू नहीं पा रहे हैं, तो आज उनका कहना है कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई है और डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट हुई। डिमांड की जब हम बात करें तो हमारी तो लोकल प्रोडक्शन है, जो चीनी, आटा, दाल, चावल, ये सब, तो ये इसकी शॉर्टेज कैसे हो गई? देखिए आपको तो मैं बताऊं, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा। हम चीनी भी बाहर से मंगवा रहे हैं ना, यहाँ पर कहाँ है, वो नहीं है। अब तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं, ये इतनी नहीं है। और ये आटा, दाल, चीनी, तेल, ये इसके दरमियान में जो ब्रोकर्स माफिया हैं वो सबसे बड़ा किरदार है। एक छोटी सी मिसाल बताऊं, आप यहाँ पर एक दुकान पे जाती हैं, सब्जी की दुकान पे, वहाँ से आप अगर आलू खरीदती हैं तो वो 70 रुपए किलो मिलता है, ठीक है। आप जाती हैं मंडी जो सुपर हाईवे पर है, वहाँ से अगर आप आलू खरीदती हैं तो वो आपको मिलता है 40 रुपए या 35 रुपए किलो, यानी आधे का डिफरेंस। तो ट्रांसपोर्टेशन और दीगर उसमें, इसलिए कि माफिया बीच में ब्रोकर्स हैं। और अगर काश्तकार से लिया जाए आलू तो वो मिलता है क्या, 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो की चीज़ यहाँ तक आते हुए आपकी खरीद 70 रुपए की। मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि मसनूई महंगाई जो है वो, नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि महंगाई तो हुई है इसलिए कि आपका डॉलर ऊपर गया है, आपका रुपया नीचे लेकिन हुआ इतनी नहीं हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई है। अगर इमरान, यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल कौन करता है, एक असिस्टेंट कमिश्नर बनाया हुआ है, उसको इख्तियार दिए हुए हैं, ठीक है, कि वो चेक करे। अच्छा, उन्होंने अपने जो है वो ब्रोकर्स जिनसे उनकी महीने की सेटिंग हुई भी है, और वो कोई ना छापा मारते ना कुछ, जिसको देखो आप। मैं बताऊं अपनी मिसाल, मैं एक दुकान पे गया एक चीज़ खरीदने के लिए, वो मुझे मिली, मैंने पूछा उससे रेट, तो उसने बोला ये इस वक्त जो है वो 2800 रुपये की, यानी 2800 की है। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो अभी जो है वो 2200 की ली थी। बोले नहीं, ये आज जो है बढ़ गए पैसे। मैंने कहा एकदम 600 रुपये कैसे बढ़ गए? बोला नहीं, वो बढ़ गए, यहाँ पे तो यही रेट। फिर मैं उसके ही साथ दूसरे उस पे गया, उसने बोला ये जो है ये 2400 रुपये की है। मतलब हर कोई अपनी मनमानी, कोई रेट फिक्स नहीं है कहीं पे भी, जिसकी जो मर्जी वो जितने की जो चीज़ भेजते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। इनको कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज़ बनाएं। आप जो है गवर्नमेंट है, आपको चाहिए कि एक स्टैंडर्ड रेट हो और उस रेट पे बिके, और जो ना बेच रहा हो, चाहे वो घी, आटा, तेल, चीनी, दालें, जो भी चीज़ है वो ना बेच रहा हो, फिर उसके खिलाफ ऐसा एक्शन लें कि फिर किसी और की हिम्मत ना हो। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा कि तब्दीली है, अभी महंगाई है, आगे हालात अच्छे होंगे, आगे तो हम देख रहे हैं बुरे से बुरे होंगे। जो हमारे एक दोस्त हैं बिजनेस रिपोर्टर, उनसे हमारी डिस्कशन हो रही थी, वो बता रहे थे हमें कि जो कंटेनर पोर्ट पे आता था, जिसका जो है वो किराया $1000 या $1100 होता था, उसका 10,000 $11,000 हो गया किराया। अब वो पोर्ट पे आप जो भी चीज़ें मंगवाते हैं बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक। अब वो खुलेंगे कंटेनर्स, और अब मैं कह रहा हूँ कि महंगाई अब और होगी, मज़ीद होगी। तो इतनी महंगाई होगी, जो चीज़ आपको मार्केट में 300 रुपए की अवेलेबल थी, अब वो 500 रुपए से कम की नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि मज़ीद महंगाई होने का खदशा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात की जाए तो वो नोटिस लेते हैं या फिर वो सब्सिडी देने का कह देते हैं। मेरे ख्याल है ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर कोई ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके। मज़ीद बात करेंगे, एक और ख़बर को इंक्लूड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब।
आपको बताएंगे कि जूनियर स्कूल टीचर्स के बाद प्राइमरी स्कूल टीचर्स के भी एडमिशन टेस्ट हुए, जिसके बड़े ही मायूस कुन नताइज सामने आए हैं। 1,83,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया, जिनमें से सिर्फ 11,000 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो सके और कामयाबी की जो शरह है वो 6.5% रही। जूनियर स्कूल टीचर्स का कहना है कि सवालात जो थे वो आउट ऑफ कोर्स थे। इसी हवाले से बात करेंगे, फैसल शकील साहब मौजूद हैं। जी फैसल, जूनियर स्कूल टीचर्स के हमने देखे टेस्ट हुए, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल टीचर्स के अब टेस्ट हुए, उसकी भी शरह सिर्फ 6.5% रही। क्या कहेंगे, क्या मयार बहुत ज़्यादा कम हो गया है, या इनके जो टीचर्स हैं उनका कहना है कि सवालात बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स थे, कोर्स के बाहर के थे? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जूनियर स्कूल टीचर से जो प्राइमरी स्कूल टीचर का हुआ है अभी ये टेस्ट, वो तो 1% भी नहीं थे। जी ठीक है। हाँ, ये तो एक अच्छी खबर है कि हाँ। ये तो 6.5 है मतलब ये हालांकि 6% पे हम कह रहे हैं। और ये बिल्कुल हाँ। इसलिए कि वो तो 1% भी नहीं थे, तो हाँ। कुछ तो बेहतरी आई है इसका मतलब सिस्टम में। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करें ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात की, जो कि असातिज़ा इस एग्ज़ाम में बैठे थे, उनका बिल्कुल कहना दुरुस्त है और इस पर इंक्वायरी हो रही है और सखर में जो है वो ये इंक्वायरी की जा रही है। और उनका ये भी कहना है कि एक तो वो आउट ऑफ कोर्ट सवालात रखे गए थे, इसके अलावा मार्किंग जो की है वो भी गलत की है। तो अच्छा। इस पे इसकी चेकिंग हो रही है, रीचेक किया जा रहा है। इसमें देखते हैं कि क्या रीचेकिंग होती है और क्या होता है। लेकिन अगर हम जायज़ा लें, ज़मीनी हक़ाइक़ देखें अपने टीचर्स के, अपने तालीमी इदारों में काबिलियत का, तो हमारे जो तालिबे इल्म हैं, जो हमारे नौजवान हैं जो पढ़ के आ रहे हैं, उनमें इतनी काबिलियत नहीं है। वो वजह यह है कि फर्रा माफिया, बूटी माफिया, पेपर आउट हो जाना, पहले जो है वो इस तरह के चीटिंग, वो किताबें रखी कर, तो वो एक तरह से उनको एक सर्टिफिकेट तो मिल जाता है। जैसे अभी कोरोना की वजह से लोगों के मज़े हो गए, लॉटरी खुल गई, ऐसे ही मैट्रिक हो गया। जो 8 में थे वो 9, 10 तो उनका मैट्रिक ऐसे ही हो गया, वो हो गए जनाब, मैट्रिक हो गए। इसी तरह इंटर भी हो गए, चलें। लेकिन उनमें वो इंटर की अहलियत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी ना, इनकी तो ना मैट्रिक की वो अहलियत होगी। अब वो कहीं जाते हैं और वो काम करेंगे, तो फिर इसमें जो है वो उनको यही सूरत हाल पेश आएगी। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हमें मिलेंगे। अच्छा, ये जो अब 6% के करीब जो लोग पास हुए हैं, अगर सवाल आउट ऑफ कोर्स भी थे तो 6% भी तो पास हुए हैं ना, इसका मतलब है कि पास हुआ जा सकता था। और जूनियर स्कूल या प्राइमरी स्कूल का अगर कोर्स देखें तो वो वैसे ही कोई हार्ड मेरे ख्याल सवालात तो होंगे नहीं, बेसिक्स होंगे। तो अगर वो भी क्लियर ना कर सकें और ये कहा जाए कि भाई सवालात आउट ऑफ कोर्स हैं, तो टीचर्स का यह हाल है, तो पढ़ाने वाले ऐसे होंगे, तो फिर हम क्या डिलीवर करेंगे, अपने बच्चे हम उससे क्या सीखेंगे? बिल्कुल सही कहना है आपका। देखिए 32,000 असामियाँ थी, जिस पर 1,83,000 लोगों ने टेस्ट दिया। तो ये टेस्ट में से 11,000 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए। अब 1,83,000 में से 11,000 ये वो काबिल लोग थे जो पास हुए जी। इसके अलावा बाकी सब जो है अगर देखा जाए तो वो इस अहल नहीं थे कि वो इसमें हो। तो अब इन्हें ये अब हुकूमत ये सोचती है कि इसकी रीचेकिंग हो, उनके खदशात हैं, चले होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, और हम जो है वो थोड़ा सा लो कर दें टेस्ट का लेवल, और इस तरह से हम भर्ती पूरी कर दें, पासिंग मार्क्स दे दें और ये हो जाए। सिस्टम बनाया, पर्ची पे भर्ती ना करें, सिफारिश पे भर्ती ना करें, आप जिसमें अहलियत हो उसी को नौकरी दें। अगर वही अहल है तो वो सही सिस्टम बना सकेगा। अगर एक नाअहल असातिज़ा, एक नाअहल टीचर एक क्लास में कर दिया जाएगा, पढ़ाएगा वो, तो एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 30 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा वो? 30 बिल्कुल नस्ल आप खराब कर रहे हैं। यहाँ पर तो कम से कम जो एजुकेशन है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने आज मौज़ूआत पर डिस्कस की। मज़ीद बात करेंगे, कुछ नए टॉपिक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन वक्त हुआ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अब एक और अहम मौजू पे बात करेंगे, शामिल गुफ्तगू करेंगे कि बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए और माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट में। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? देखिए अल्लाह का बड़ा एहसान है। ठीक है। अच्छा, बच्चों की तरबियत के हवाले से हम बात करने वाले हैं। बच्चों की बात की जाए तो आजकल के बच्चे, इस दौर के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनको ये भी लगता है कि उन्हें हर चीज़ का पता है। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप से ज़्यादा उनको पता है और कभी कभार वो अपने माँ बाप की बात से अग्री भी नहीं करते। तो इस दौर में माँ बाप पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करें। एक माँ बाप वो हैं जो अपने बच्चों पर सख्ती करना सही समझते हैं। उनका कहना है कि लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। और दूसरे माँ बाप वो हैं जो प्यार मोहब्बत से अपने बच्चों को दोस्त बनाकर उनको सही और गलत की तमीज़ सिखाते हैं। तो कौन से माँ बाप की ये जो रूल्स हैं वो सही हैं, ये भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो बच्चे हैं आजकल के, जो समझते हैं कि उन्हें हर चीज़ पता है, तो ये बात सही है? किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये गूगल एज की पैदावार है। हाँ। हम उस जमाने में थे जब ज़ाहिर हम तख्ती पढ़ते थे और हम उस पे बुनियाद हमारी ये होती थी कि वालिदैन का जो तजर्बा है वो हमें रहनुमाई फरमाता था। अब जो है वो तजर्बा उम्र के हिसाब से नहीं आएगा, एक्सपोजर के हिसाब से आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स में पढ़ाता हूँ और मुझे अब ये याद नहीं कि मैं कौन से मुल्क में नहीं गया और मेरे फादर वो कभी एक शहर से दूसरे शहर नहीं गए, तो अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री, वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में मुझे अपने फादर से ज्यादा मालूम होगा, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है एक्सेप्ट करने में कि मेरे बच्चे जो हैं वो गूगल की वजह से ज्यादा मालूम है। और यही थोड़ा सा प्रॉब्लम वालिदैन के अंदर आ रहा है कि वो ये समझते हैं कि अगर उनको सबसे ज्यादा मालूम है, जबकि ऐसा नहीं है। गूगल एज की वजह से बच्चों को हमसे ज्यादा। अच्छा, वालिदैन को भी ये बात अच्छी नहीं लगती बहुत सारे कि उनके बच्चे ये कहें कि हमें आपसे ज़्यादा मालूम है, क्योंकि जाहिर है वो एक अपना उनका रुतबा होता है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या बच्चों और वालिदैन के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है और इसकी जगह जो है वो हमारे गैजेट्स, मोबाइल्स और टैब्स ने ले ली है? बच्चों की ज़्यादातर दोस्ती इन चीज़ों से है बनिस्बत माँ बाप के। 100% ऐसा ही है कि बहुत ज्यादा गैप आ गया है। और दूसरी बात है कि मैं बच्चों को मोरिद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, ना समझूंगा, क्योंकि बच्चा कोई आज तक तो हमने नहीं देखा बच्चे ने पैदा होते के साथ ही गैजेट मांगा हो, पैदा होते के साथ ही मोबाइल मांगा हो। कोई ना कोई तो उनको देता है ना, और जरूरत से ज्यादा देता है। तो जब ये कंट्रोल करने का टाइम होता है कि आपको कितना गैजेट देना है, कितना एक्सपोजर देना है, उसको किस तरह आपको रिवॉर्ड के साथ अटैच होना है, ये सब चीजें तो पेरेंटिंग करते ही नहीं है। तो जब वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों से डाइवर्ट होके बच्चों को टाइम के लिए गैजेट्स दे देते हैं, जब गैजेट्स उनके पास ज्यादा आ जाते हैं तो फिर उनको अचानक ये ख्याल आ जाता है कि क्यों। और अब तो ये गैजेट्स से आप जान भी नहीं छुड़ा सकते। 2 साल से वो बच्चे जो गैजेट्स के ऊपर ही पढ़ रहे हैं, अब आप उनको ये कैसे कहेंगे कि आप मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल दे दीजिए? मुमकिन नहीं है ना। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और मेरे ख्याल है डॉक्टर इमरान, अब माँ बाप को भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, दौर इतना तरक्की और जिस रफ्तार से तरक्की और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी में हो रही है, तो बच्चे भी उसी हिसाब से सवाल करते हैं। और अक्सर माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं, हम तो इतने सवाल नहीं करते थे अपने माँ बाप से, तुम क्यों इतने सवाल कर रहे हो, और चुप करा देते हैं। तो वो भी एक तरह से बच्चे का कॉन्फिडेंस को लो करता है। तो पेरेंटिंग एक कोई आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल है माँ बाप को भी बाकायदा अगर इसके लिए क्लासेस भी होती हैं स्किल डेवलपमेंट की, तो आप क्या समझते हैं, माँ बाप को भी इस तरह की चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? 100% सीखने की ज़रूरत है। बच्चों से पहले सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया था, निकाह के जरिए आप उनको दुनिया में लेके आए हैं। अब आप उनकी पेरेंटिंग का जवाबदेह हैं। आप कानूनन भी जवाबदेह हैं, दुनिया में भी जवाबदेह हैं, आखिरत में भी जवाबदेह हैं। जिस चीज़ के हम जवाबदेह होंगे वो हमें पेरेंटिंग स्किल्स सीखने पड़ेंगे। हम लोग समझते हैं हादसाती तौर पर जो हम माँ बाप बन गए हैं तो इसके लिए हम माँ बाप के मकाम पे आ जाएंगे। माँ बाप के मकाम पे आने के लिए आपको माँ बाप का किरदार भी अदा करना होगा।
अच्छा, कुछ वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चों को जब बच्चों पर सख्ती की जाए तो उनकी तरबियत बेहतर तरीके से हो सकती है, और कुछ माँ बाप का ये मानना है कि सख्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और सख्ती करने की भी अलग अलग, ज़रूरी नहीं कि आप उसको मारें, पाइप उठा लें या डंडा उठा लें। आजकल के बच्चे तो वो हैंगर वाले हैं भी नहीं कि माओ के या बाप के कोई जूते या चप्पलें खा के, अब तो बिल्कुल अलग दौर आ गया। और दूसरी तरफ एक और माँ बाप भी हैं जो हद से ज़्यादा अपने बच्चों को लाड प्यार करते हैं, और आप समझते हैं कि ये लाड प्यार जो है उनके बिगाड़ की वजह बन सकता है। तो दोनों माँ बाप का कंपैरिजन करें, मेरे ख्याल है एक बैलेंस होना ज़रूरी है। वो बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये दोनों के बीच में तवाज़ुन रखना जरूरी है। सही और गलत के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वालिदैन खुद भूल जाते हैं कि उन कवानीन को खुद भी फॉलो करना पड़ता है जी। तो अगर नाश्ते के टाइम और खाने के टाइम के ऊपर बच्चा मोबाइल फोन नहीं ले सकता, तो पेरेंट्स पे भी ये लाजिम हो जाता है कि वो मोबाइल फोन नहीं ले सकता। खाने के ऊपर टाइम के ऊपर अगर आप टीवी नहीं देख सकते, तो पेरेंट्स पे भी लागू हो जाता है कि वो भी जो है वो नहीं देख सकते। तो ये चीजें आपको जो तवाज़ुन है वो इसलिए जो दोनों एक्सट्रीम हलाकत है, हद से ज्यादा लाड प्यार भी हलाकत है, और सख्ती, फिजिकल सख्ती नहीं हो सकती, ये ध्यान में रख लीजिए। जिस्मानी तशद्दुद से आप इसे एक इंतहाई कमजोर शख्सियत को पैदा करते हैं, और बाद में वो उस गुस्से के अंदर अपना और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों के लिए हो या इंसानों के लिए हो, अल्लाह ने बड़ा बैलेंस निजाम बनाया हुआ है। यह है रिवॉर्ड, और बच्चों की पनिशमेंट होती है कि आप उनसे रिवॉर्ड ले लें। यानी आप उसको हर काम को रिवॉर्ड के साथ अटैच करें और उसके साथ कंडीशन लगा दें रिवॉर्ड की, और जब वो पूरा ना कर रहे हो, आपकी बात नहीं मान रहे हो, तो वो रिवॉर्ड को रोक लें। पनिशमेंट, बच्चों की पनिशमेंट ये कि रिवॉर्ड को रोक लें, और जब वो पूरा कर ले आप उसको रिवॉर्ड दे दें। इस रिवॉर्ड की से आपको पता है, लोगों जानवरों को सिखा देते हैं, डॉल्फिन्स को सिखा देते हैं, चीतों को, मगरमच्छ को सिखा देते हैं। बच्चा तो फिर बहुत बाशऊर इंसान का बच्चा होता है, उसे बहुत ज्यादा समझदार होता है। बिल्कुल, तो ये सख्ती है, तशद्दुद नहीं हो सकता, फिजिकल तशद्दुद नहीं हो। प्यार मोहब्बत से उनका दोस्त बन के उनको समझाएं और सिखाएं, फिर उनमें एक ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है। कभी वो गलती भी करते हैं तो वो इजीली अपने माँ बाप को वो बात आकर बता देते हैं। अच्छा, बच्चों को ज़हनी तौर पर मजबूत कैसे बनाएं ताकि वो ज़िंदगी में आने वाले जो आगे चैलेंजेस हैं उसको डील कर सकें आसानी से? छोटे छोटे फैसले करने दें उनको, अपने छोटे छोटे फैसलों में उनको शरीक करें, उनको छोटी छोटी गलतियां करने दें, ताकि उनको ये प्रेशर ले सके कि जब हम गलत करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर होता है, उससे वो सीखते हैं। बच्चों को उनके फेलियर्स को उनकी सक्सेस बनाइए, बजाय इसके कि आप उनको लान तान तशनी करना शुरू कर दें। उनको बोले आपने ये किया था, ये गलत हुआ, और अब इससे हमें ये सीखना है कि आइंदा हमें ऐसा नहीं करना। छोटे छोटे फैसलों में बहुत जरूरी है। आपको कहीं जा रहे हैं, कौन सा केक लेना चाहिए, कितने पैसे देने चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, 5 साल के बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं। उससे आप मशवरा लेना शुरू करते हैं, मशवरों में आना शुरू करते हैं। उससे ये होता है कि वो ज़हनी तौर के ऊपर बड़े सेहतमंद होते हैं। अपनी छोटी छोटी गलतियां बच्चों को बताएं कि जी मैंने सुबह ये गलती की थी, मैंने गलत पार्क कर दिया था, बाद में मुझे खौफ भी होती रही, फिर मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गलती शेयर कर सकते हैं। जब अप्पा शेयर कर सकते तो मैं भी शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, यानी बच्चों को डेली जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व करें, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, इससे उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों की आजकल के, तो वही गूगल की पैदावार हैं, सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं। अपने माँ बाप या इवन अपने बहन भाइयों को भी इतना टाइम नहीं दे रहे होते। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो बच्चों की नफ्सियात पर इन चीज़ों का कितना असर पड़ता है? क्योंकि हम देखते हैं एक पीयर प्रेशर बच्चों में डेवलप हो जाता है कि वो एक रेस में लगे हुए हैं। अगर किसी का इंस्टाग्राम है, चाहे स्नैपचैट है, तो वहाँ पर भी एक रेस लगी हुई है कि मेरी अगर कोई पोस्ट मैंने अगर अपलोड की है तो मेरे लाइक्स नहीं आ रहे या मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं। तो ये इसका असर बच्चों की नफ्सियात पर क्या पड़ता है, कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब वालिदैन अपने बच्चों की एप्रिसिएशन नहीं करते। लव एंड अटेंशन, एप्रिसिएशन हर इंसान का बुनियादी नीड्स में से, जरूरियात में से, और बच्चों को इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जब उसको घर वालों की तरफ से बहुत अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती है, सिग्निफिकेंस नहीं मिल रही होती है, मुनफरिद उसको नहीं समझा जा रहा होता, तो बच्चे की बहुत छोटी चीजों को उसको एक्सपेंड करना चाहिए। तो जब उसको ये फुलफिलमेंट घर से मिलेगी तो बाहर इतना नहीं जाएगा वो। ठीक है मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने वक्त दिया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, और
कराची के मौसम की बात की जाए तो मौसम आज काफ़ी खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और हमारे साथ हमारी रिपोर्टर भी मौजूद हैं अदिया नाज। उनसे भी जान लेते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। वो इस वक्त सी व्यू कराची पर मौजूद हैं। जी अदिया, क्या सूरत हाल है मौसम की आज? बिल्कुल, शहर कायद का मौसम गुज़िश्ता 3 रोज़ से इंतहाई सुहाना है। आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है, आसमान पर काले बादलों के डेरे हैं और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि ये जो मतला है ये जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन दिन में कभी किसी भी औकात कार में ये मतला जो है मुकम्मल तौर पर अबर आलूद भी हो सकता है और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आज भी कहीं कहीं हल्की और तेज़ बारिश जो है वो मुतवक्के है। और इस वक्त भी मैं साहिल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तो वैसे भी सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, ठंडी मौजें जो हैं वो मौसम को वैसे ही सुहाना रखती हैं। और यूँ तो वैसे भी समंदर में आजकल तूफ़ान के बायस जो है वो तुग़यानी है, क्योंकि कराची को इससे कोई ख़तरा नहीं है। और ये जो समंदरी तूफ़ान ये कराची से तकरीबन 470 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से इसका रुख अब ओमान की जानिब हो चुका है। बिल्कुल सही, आपने आदिया सही कहा कि तूफान का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, लोगों की बात की जाए तो लोगों का बताइए कि वो किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सी व्यू पर इस वक्त लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मौसम चूंकि खूबसूरत है और कराची वाले इस मौसम को एंजॉय करने के लिए साहिल का रुख ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये आप मनाजर देख सकते हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ अभी भी अपनी फैमिली के साथ वो गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर आते हैं, नीचे जाकर पानी की मौजों में खेलते, अटकेलियाँ करते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं। बच्चे भी खास तौर पर, अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये थोड़ा सा इस तरफ नीचे करके बच्चे भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो फैमिलीज भी आ रही हैं, खास तौर पर ख़वातीन आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं और वैसे भी कुछ लोग यहाँ पर आपको फिशिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर जो है वो लॉन्चेस भी बड़ी तादाद में जा रही होती हैं। जो फिशरमैन्स हैं वो उसके अंदर बैठे होते हैं और मछली का शिकार जो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं ये इस पत्थर के ऊपर बैठकर भी अपना शौक पूरा करते हैं और फिशिंग करते हैं। ये पूरा दिन का रहता है, लेकिन मौसम अगर खूबसूरत हो तो फिर यहाँ पर तो तादाद बढ़ जाती है। क्योंकि हमने देखा, बहुत शुक्रिया आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी जो वेदर की अपडेट्स दे रही थी हमारे नाजरीन को। तो आज कराची का मौसम बड़ा ही खुशगवार है। उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो है कराची टैलेंट, और इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे इंटेलिजेंट नौजवान से जो कि माइक्रो पेंटिंग में महारत रखते हैं और इनका नाम है हसीन चौहान साहब। और हसीन चौहान की महारत ये है कि इन्होंने माचिस की तीली पर और सबसे एक छोटी पेंटिंग बनाई है जो कि इन्होंने स्क्रू पर बनाई है और स्क्रू पर इन्होंने खाना काबा बनाया है माशाल्लाह से। और इनका कहना है कि अब तक किसी ने इतनी छोटी पेंटिंग नहीं बनाई। तो इनसे जानते हैं कि कैसे इनको ये ख्याल आया और इतनी छोटी पेंटिंग इन्होंने बनाई कैसे। अस्सलाम वालेकुम हसीन चौहान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। तो सबसे छोटी जो आपने पेंटिंग बनाई है एक माचिस की तीली पर और उससे भी छोटी स्क्रू पर बनाई है आपने? जी, सबसे छोटी माचिस की तीली पे मैंने पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, 1.5 मिलीमीटर पे। उसके बाद मैंने मोबाइल के स्क्रू पे बनाई है 1 मिलीमीटर पे। तो किस तरह से आप ये बना लेते हैं? मुश्किल हुई? क्योंकि बड़ा ही एक मुश्किल काम लग रहा है देखने में कि स्क्रू तो बहुत ही 1.5 मिलीमीटर नहीं 1 मिलीमीटर पे और आपने इस पे खाने काबा बनाया? जी बिल्कुल, खाना काबा बनाया, कोशिश की है बस बनाने की। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो कब से कर रहे हैं आप ये मुझे पेंटिंग करते हुए तो 12 साल हो गए हैं कम से कम, लेकिन माइक्रो पेंटिंग मैंने पिछले ही साल में स्टार्ट की है। तो पेंटिंग तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो मैंने चाहा कि कुछ ऐसा डिफरेंट काम किया जाए, जैसे जो है ना एक नया काम सामने आया। तो मैंने माइक्रो पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया और मैंने चाहा कि कोई दीनी काम किया जाए, दीनी सब्जेक्ट पे काम किया जाए। तो इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें जो है ना मजहबी हिसाब से ही बनाई है सारी चीज़ें। सही। और ये पेंटिंग्स इस वक्त हमारे सामने भी रखी हुई, हम चाहेंगे कि अपने नाज़रीन को भी दिखाएं। तो ये जो स्क्रू पर बनी हुई पेंटिंग है सबसे छोटी, ये वाली मुझे दिखाई। बहुत ही खूबसूरत, अगर आप लोग देख सकते हैं ये इन्होंने माइक्रो पेंटिंग बनाई है एक स्क्रू पर जो 1 मिलीमीटर जिसका साइज़ है और इस पर इन्होंने खाना काबा बनाया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और पेंटिंग्स भी बनाई हैं जो कि ये किस चीज़ पर है? ये वुड पे बनी है, मस्जिद नबवी। अच्छा, ये वुड पर बनी हुई है, इसका साइज़ भी बहुत छोटा है और ये मस्जिद नबवी इन्होंने बनाई है, अगर आप देख सकते हैं।
बहुत खूबसूरत। अच्छा हसीन चौहान साहब, इससे पहले ये तो माइक्रो पेंटिंग है, तो ये आपने कहा 12 साल से आप इसको कर रहे हैं, तो कहाँ से शौक़ स्टार्ट हुआ, कोई इंस्पिरेशन था, किस तरह आपने ये स्टार्ट किया? मेरा ताल्लुक़ असल में जो है ना मुस्लिम मारवाड़ी सलावत जमात से है, ठीक है। तो अच्छा। हमारे आबा व अजदाद का काम था पीले पत्थर का काम करना, संग तराशी का काम। अच्छा जी, तो संग तराशी का काम वो करते थे काफ़ी महारत से, तो उनसे ही जो है ना कन्वर्ट हो गया हम आर्ट। तो आर्ट तो मतलब और बिल्डिंग्स और डोर वगैरह पे तो मैं स्केचिंग करता ही था, ठीक है, लेकिन ये अभी हाल ही में स्टार्ट किया मैंने माइक्रो पेंटिंग। सही। तो ये जो सबसे छोटी आपने पेंटिंग बनाई है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? इसको बनाने में 1 हफ़्ता लगा कम से कम, क्योंकि इस पर ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, 5 मिनट से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता। अच्छा, तो कोई मुश्किलात पेश आई? क्योंकि छोटी 1 मिलीमीटर तो बहुत छोटा है, उस पर पूरा खाना काबा डिज़ाइन करना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। बिल्कुल। तो क्या मुश्किलात का सामना? मुश्किलात तो काफ़ी पेश आई कि नज़र नहीं आता था, दिन की रोशनी में काम करना पड़ता था। अच्छा। सिर्फ रात में काम नहीं कर पाते थे इस पर। फिर ब्रशेस तैयार किए मैंने अपने हाथ से, ठीक है, फिर उसको इस पर इम्प्लीमेंट करना, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी इसमें, लेकिन फिर कामयाबी अल्लाह ताला ने दे दी मुझे। अच्छा हसीन, और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? आपने सबसे छोटी पेंटिंग तो बना ली, आपकी ये ख्वाहिश भी है कि गिनीज़ बुक में आपका जो है नाम आए, तो इसके लिए और क्या मज़ीद काम कर रहे हैं? मज़ीद मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 मिलीमीटर में तो मैं काम कर चुका हूँ, अब इससे छोटा काम किया जाए, तो इंशाल्लाह उस पर वर्किंग स्टार्ट है मेरी। जैसे ही कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल शो करूँगा। इससे छोटा कितना होगा? 1 मिलीमीटर तो मेरे ख्याल है बहुत ही टाइनी चीज़ है। 1/2 मिलीमीटर कह सकते हैं हम। अच्छा। हाफ से थोड़ा सा बड़ा या 1/2 मिलीमीटर, लगभग इतना ही होगा। सही। तो आपका जो तालीम थी, क्वालिफ़िकेशन थी, वो भी इस तरह के आर्ट वगैरह से रिलेटेड थी, या फिर आपका ये पैशन था और आपने एजुकेशन किसी और चीज़ में हासिल की, बाद में आपने ये पैशन? नहीं, एजुकेशन तो मेरी किसी और चीज़ में ही है, कॉमर्स में, ठीक है। आर्ट का तो मुझे शौक था, मैं आपको जैसे बचपन से ही शौक था। हाँ। तो आर्ट के हवाले से कोई मैंने क्लासेस वगैरह नहीं ली है, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं आप इसे। अच्छा, नहीं, हुनर जो होता है वो बिल्कुल गॉड गिफ्टेड होता है, बट आपको करना ये होता है कि उस हुनर को आपको मज़ीद वो करना होता है। अच्छा ये बताइए कि जब ये आपने पेंटिंग्स बनाई तो कहाँ कितने लोग ने आपको अप्रिशिएट किया, घर वालों का क्या रवैया था, और जो दोस्त हैं और जो रिश्तेदार हैं उन्होंने तो बड़ी खुशी हुई होगी देख के? बिल्कुल, घर वालों ने तो हमेशा अप्रिशिएट किया। हाँ। लेकिन कुछ मेरे जो है ना रिलेशन है, दोस्त हैं, ठीक है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा बड़ी खुशी से कि मेरे उस्ताद है फवाद अहमद साहब, अच्छा, ठीक है, मेरे दोस्त हैं सीमाब चौहान साहब, ठीक है, और फैसल जमील साहब, और जो है ना हमारे फैसल खासकली साहब, ठीक है, अदनान चौहान साहब, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया और मेरे साथ रहे हमेशा से। हमेशा उन्होंने मेरे साथ ही काम किया कि मतलब जो भी चीज़ मैंने तैयार की उन्होंने अपने वर्डिंग में उसे आगे किया या उसे अपनी राइटिंग में आगे किया, तो मेरे साथ उनका मतलब बहुत अच्छा रहा। अच्छा हसीन, ये बताएं कि आपने पेंटिंग्स के लिए ये मजहबी या रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनको चुना, जैसे मस्जिद नबवी है, खाना काबा है, और उसमें भी कोई रिलीजियस प्लेस है? ये करबला भी है इसमें। अच्छा, करबला, तो क्या है, क्या इसका पीछे आपके कॉन्सेप्ट था? रिलीजियसली आप बहुत कनेक्टेड हैं इन सारी चीज़ों से, या आपका कोई मैसेज है जो कि आप देना चाहते हैं यूथ को? या मैसेज मेरा ये है कि मैं चाहता था कि हमेशा से कि अगर दुनिया में कोई सर्च करे गूगल पे या हाँ, कोई चीज़ देखे, तो सबसे छोटी पेंटिंग अगर वो सर्च करता है तो उसे खाना काबा की पेंटिंग मिलनी चाहिए। हाँ, यानी कि आप इस्लाम और अपना जो कराची और पूरा मुल्क का नाम एक तरह से रोशन करना चाह रहे थे कि आपकी रिकग्नाइज लोग आपको इस तरह कर सकें। ठीक है, तो आइंदा आने वाले 5 सालों के बाद अगर मैं पूछूँ कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो कहाँ देखते हैं आप? इंशाअल्लाह ताला कोशिश तो यही कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाए, ठीक है, और दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग बनाने का एजाज़ मुझे मिले, और पाकिस्तान का नाम रोशन हो, हमारे मुल्क का नाम रोशन होना चाहिए कि जो है ना एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने जो है ना दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग बनाई है, और मजहबी हवाले से देखा जाए तो खाना काबे की पेंटिंग सबसे बड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, जो माइक्रो पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे, या उनको किस तरीके से क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या ऐसे पॉइंट्स उनको बताना चाहें किस लगन के साथ जैसे आपने बनाई हैं, वो उनका भी अगर शौक़ है? बच्चों से तो मैं ये कहना चाहूँगा और आर्टिस्टों से कि काफ़ी मुश्किलात आती हैं स्टार्टिंग में, तो कि ड्राइंग जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है, नहीं बन पाती हमसे, हम अपसेट हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करते रहें, ठीक है, कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया हसीन चौहान, हमारे साथ थे और हमारी दुआ है कि इसी तरह ये मज़ीद ख्वाहिश है कि 1/2 मिलीमीटर पे भी ये एक पेंटिंग बनाएं और फिर हम दोबारा आपको दावत देंगे ज़रूर देखने के लिए। तो एक और टॉपिक शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। अब हम बात करेंगे एक और अहम मौजू पर जो कि जुड़ा हुआ है आपकी सेहत से। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमें अपना शिकार बना लेती हैं। मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, फिर जंक फूड, प्रोसेस फूड, फ़िज़ी ड्रिंक्स, साथ में किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना सबब बनती हैं बहुत सारी बीमारियों के, जिनमें से एक कॉमन हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन भी है। इसकी वजूहात के हवाले से हमने बात की, जानेंगे कि ये बीमारी क्या है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं इसको। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कोई इसका मरीज़ है, तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और वो अपनी एक इंसान अपने आप को हेल्दी और सेहतमंद कैसे रख सकता है, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा हमीद जो कि जनरल फिजिशियन हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़मा, कैसी हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर उज़मा, मैं जानना चाहूँगी कि अगर हाइपरटेंशन को हम डिफ़ाइन करें, हाई ब्लड प्रेशर, तो ये क्या है और एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? सॉरी, मुझे ज़रा आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। आपने कहा कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर जी, मैं ये कह रही हूँ कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्या ब्लड प्रेशर होता है, एक नॉर्मल इंसान का क्या ब्लड प्रेशर होता है और किस लेवल से जब वो बढ़ जाए तो वो हाई ब्लड प्रेशर में कंसीडर होगा? अच्छा देखिए, जो ब्लड प्रेशर है वो हमारी अगर हम एक एवरेज ले लेते हैं तो एक एवरेज सेहतमंद इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से 120 बाय 180 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि बॉडी के वेट और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेशर वेरी कर सकता है। लेकिन हम एक सर्टेन लिमिट पे कहते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर की एक टाइप्स होती हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम अपनी डाइट का, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि अगर हमने इस मौके पर ख्याल नहीं रखा तो फिर हम हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं, जिस स्टेट को हम कहते हैं प्री हाइपरटेंसिव स्टेट, यानी कि अगर 130 से ज़्यादा गया या 90 से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है। लेकिन अगर 140 से आगे गया, उसके बाद जो है वो 90 यानी कि 100 से आगे गया तो फिर हम उसको कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। इसी तरह से स्टेज 2 होती है। हमारे लिए अलार्मिंग कब होता है, हमारा ब्लड प्रेशर 130 और 90 से बढ़े तो हमें इसका मतलब है अब हमें अपनी अलार्मिंग साइन है, हमें अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। ठीक है। अच्छा, आजकल एक वक्त था जब हम देखते थे कि हाइपरटेंशन जो है वो बड़े लोगों में होता था, एक सर्टेन उम्र के बाद ये होता था, लेकिन आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो इवन 18-19 साल के लोग भी जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, तो वजूहात क्या हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए, ब्लड प्रेशर की वजूहात पे देखी जाए तो ज़्यादा जो 95% है जिसमें कोई कॉज नहीं है, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, और 5% जो चांसेस हैं ब्लड प्रेशर होने के वो दिल की कोई बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है या कोई जिगर का मसला है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। और अगर हम वजूहात मालूम करें कि आजकल की नौजवान नस्ल में जो इसका रुझान बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हम केसेस देख रहे हैं, दूसरे तीसरे बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर का मरीज हमें नजर आता है। एक तो ये कि देखिए हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हमारी इस चीज़ के ऊपर असरअंदाज होता है कि आजकल के बच्चे नींद पूरी नहीं करते या टाइमली सोना, कब उठना है, कब जागना है, उनका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, जिससे हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, वो हमारे ब्लड प्रेशर पे असरअंदाज होता है। इसी तरह जो हमारे खाने की क्वालिटी है वो हम ज़्यादातर जंक फूड ले रहे होते हैं, जिसमें वो किस तेल में बना हुआ है, तेल की क्वांटिटी कितनी है, और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब करता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब होगा तो जाके अगेन वो हाइपरटेंशन की तरफ लीड करता है। इसी तरह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। पहले ज़माने में होता था जब हम लोग थे तो बाहर प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं, तो आजकल के बच्चे ज़्यादातर प्ले स्टेशन पे हैं या मोबाइल पे लगे हुए होते हैं या कोई गैजेट से खेल रहे होते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। उसकी वजह से भी हमारी जो वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को लेके जाती हैं वो मुतासिर होती हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन का बच्चे
और बड़े शिकार हो रहे हैं। सही, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा वजह है इसकी। अच्छा डॉक्टर उस्मा, ये भी मुझे बताइए कि अगर किसी को हाइपरटेंशन का कोई शिकार हो और उसको नहीं पता हो तो क्या इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, किस तरह से इसको डायग्नोस किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी को सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, नींद डिस्टर्ब है उसकी, या उसको लगता है कि उसका थोड़ा सा जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, या उसको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, या उसको चेस्ट पे कोई भारीपन है, सांस लेने में कोई इशू हो रहा है, या सांस फूल रही है, तो फौरन से वो इस तरह के अगर जब अलामात हैं तो, या पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि भाई अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। और ब्लड प्रेशर कभी कभी होता है कि स्ट्रेस की वजह से या नींद ना होने की वजह से भी बढ़ा हुआ होता है, तो हम एक वन रीडिंग पे नहीं कहते कि हाइपरटेंसिव है, फिर हम मुख्तलिफ औकात में 4 से 5 दफ़ा मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ एक्टिविटी के बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। और फिर जो रीडिंग्स आती है, अगर कंटिन्यूसली रीडिंग आ रही है तो हम उसके पहले लाइफस्टाइल से चेंज करने को, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर लाइफस्टाइल से भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर उसको हम मेडिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। सही। अच्छा अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या हैं, मज़ीद और क्या प्रॉब्लम्स इसको हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से? देखिए ब्लड प्रेशर में एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हमारी नालियां हैं, खून की नालियां जो कि ब्लड को लेके जा रही हैं, और ब्लड हर ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो पहले अगर जब जो दिल की नालियों में तंगी होगी तो ब्लड जो है वो आपके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा, आपके औजा तक नहीं पहुंचेगा। उसमें क्या होगा कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक जिसको हम फालिज का अटैक कहते हैं, या किडनी जिसमें किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। यानी कि ब्लड हर ऑर्गन के लिए जरूरी है। अगर वो सही से प्रॉपर नहीं जाएगा तो ये 3 औजा आपके ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिल है वो पूरा खून खुद पहले खून लेके फिर पूरे बॉडी को खून प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह दिमाग को भी लम्हा व लम्हा बिल्कुल उसको अपने ब्लड की जरूरत होती है फंक्शनिंग के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें कि दिल का दौरा और फालिज, तो ये सबसे ज्यादा। लेकिन आपका कोई भी ऑर्गन जो है वो इफेक्टेड हो सकता है उसको ब्लड सप्लाई अगर सही से ना पहुंचे तो। सही। और ये बीमारियां काफ़ी ख़तरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां हैं हार्ट की या फिर स्ट्रोक। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी को हार्ट का नहीं, सॉरी, ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपने बताया कि मेडिकेशन हम बाद में देते हैं, पहले हम लाइफस्टाइल, उसकी डाइट और उसकी बाकी चीज़ों पे चेंज करके उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियली अगर किसी को पता लग गया है कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन रहा है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको फॉलो करनी चाहिए और वो बग़ैर मेडिकेशन के इसको कंट्रोल कर सकता है? देखिए ये ब्लड प्रेशर एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, यानी कि आपने अगर प्रिवेंटिव मेजर लेना शुरू कर दिए तो जरूरी नहीं है कि आप एक फुली डेवलप्ड डिजीज की तरफ जाएं। हम इसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, जिसमें वॉक जरूर करें, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, एक्स्ट्रा आपने नमक छिड़क के नहीं खाना, आपने जो ऑयल का इस्तेमाल है वो कम कर दें। मतलब ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग भी हमारी क्योंकि नालियों को तंग करती है, तो स्मोकिंग भी जो है वो ब्लड प्रेशर कॉज करने का सबब बन सकती है। तो आपने अपने इन चीजों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। फल, सब्जियां, दालें, पानी का इस्तेमाल, नमक कम इस्तेमाल, ये सब करेंगे तो हम इस चीज से बच सकते हैं। अगर किसी को इनिशियल स्टेजेस में अगर ये प्रिवेंटिव मेजर लेगा तो वो आगे जाके ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे भी बच सकता है, और बार बार जो उसको ब्लड प्रेशर की वजह से परेशानी हो रही है या उसकी जो लाइफ क्वालिटी खराब होती है वो भी बेहतर हो सकती है। सही। अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्लड प्रेशर को नहीं इतना सीरियस लेते और वो कहते हैं कि नहीं ये खुद ही ठीक हो जाता है, हो जाएगा, फिर बाद में जाकर ये किसी बड़ी बीमारी में मतलब बड़ी बीमारी की वजह बन जाता है, जैसे कि आपने हार्ट डिजीज़ बताई, स्ट्रोक बताया। तो वो लोग जो कि एक तो मॉनिटरिंग नहीं करते ब्लड प्रेशर का आला, मेरे ख्याल है हर उस आदमी के घर में होना चाहिए जो हाइपरटेंशन का शिकार है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए सबसे बड़ी गलती यही है कि हम चीज़ को, मतलब हम एशियंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ को बढ़ा लेते हैं और चीज़ कोई शिद्दत इख्तियार कर लेती है, उसके बाद ही हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम शुरू में ही इस चीज़ को कंट्रोल कर लें, इस चीज़ पे अपनी तवज्जो दें, हम एक तो ये मैंने लोगों के अंदर देखा है कि अगर उनको डॉक्टर ब्लड प्रेशर की दवा लिख के देता है तो वो लेते नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा अगर आपकी शुरू हुई तो फिर आपने उसको मेनटेन करने के लिए लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो और आपने जो है दवा लेना
छोड़ दें। आप मेडिसिन पे आ गए, उसका मतलब है अब आपकी बॉडी को जरूरत है उसको मेंटेन करने के लिए। तो लोग उसको समझते ही नहीं है, ना मॉनिटर कर रहे होते। जब इस तरह के सिम्टम आते हैं और चीज बढ़ती चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल पहले एक जो नाली थी वो थोड़ी सी बंद थी, जब आपने उसकी केयर नहीं की वो मुसलसल बंद होती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल नाली से ब्लड आगे जा ही नहीं रहा। तो क्या होगा, जिसका सबब बनने का दिल का दौरा या स्ट्रोक या कोई और वजह बन सकती है। तो आप इसको शुरू में अगर कंट्रोल कर लोगे, अगर आपको डॉक्टर ने लाइफस्टाइल चेंज करने का कहा है, लाइफस्टाइल चेंज करो, आपको मेडिसिन दिए, तो प्लीज अपनी मेडिसिन पे लें जिस तरह से आपको लेना है, आपको लेना जरूरी है मेडिसिन। अगर आपका ब्लड प्रेशर सही भी चल रहा है, जो मैं मैसेज देना चाहूंगी, अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये कहते हैं कि हमने हमारा ब्लड प्रेशर ठीक था, बगैर डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं। देखिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है, वो आपकी मेडिसिन की स्ट्रेंथ कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चीज 20 mg ले रहे थे, वो आपको 10 mg पे ला सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो दोबारा से आपने वही आपकी कंडीशन हो जाएगी, वही साइड कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बंदा चला जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़्मा हमीद, आप हमारे साथ मौजूद थी और इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू आपने की। वो लोग जो कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, जैसे कि डॉक्टर उज़्मा ने हमें बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन छोड़ देते हैं अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने जो मॉलेज है उससे रब्ता करें, हो सकता है वो आपकी डोज कम कर दे। इसके अलावा डॉक्टर उज़्मा ने बताया कि अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपनी डाइट, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कोई ना कोई रखें और स्ट्रेस ना लें। ये सारी चीज़ें हैं जो कि जिन पर अमल करके आप किसी भी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा को इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।